नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पीएम मोदी ने आज बिहार और बंगाल में चुनावी रैली कर पहले चरण के चुनावी क्षेत्रों को साधने की कोशिश की। बिहार की जमुई सीट से रैली कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने जंगलराज, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो वहीं बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ने चुनावी रैली कर चुनावी माहौल को और ज्यादा तेज कर दिया। पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा तो पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचारों की पराकाष्ठा थी। तो वहीं ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो सीएए और एनआरसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। इतना ही नहीं, ममता ने यहां तक कह दिया कि आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं। दो पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल में गुरुवार को सियासी पारा उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब दोनों राज्यों में एक ही दिन पीएम मोदी ने धुआंधार रैली कर विपक्ष को निशाने पर ले लिया। बिहार की 40 सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी गुरुवार को बिहार पहुंचे। नीतीश के एक बार फिर से साथ आने के बाद बिहार का सियासी समीकरण बदला हुआ है और अब तो 5 सीटें मिलने के बाद चिराग पासवान का भी जोश हाई है। पीएम मोदी चिराग पासवान पर कितने मेहरबान हैं, इसकी झलक गुरुवार को भी देखने को मिली जब पीएम मोदी ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से में गई जमुई सीट में रैली कर बिहार में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने जंगलराज, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग नौकरी के लिए जमीन लिखवा लें वो क्या बिहार का विकास करेंगे। आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है, दूसरी ओर ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी ओर एक घमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। आज देश कैसे बदल रहा है, बिहार खुद इसका साक्षी है और बिहार कैसे बदल रहा है इसका उदाहरण जमुई में भी देख सकते हैं। आप याद करिए, हमारा ये जमुई आरजेडी और कांग्रेस के काले दौर में यहां क्या हालत होते थे, जमुई की पहचान कैसी बना दी थी इन लोगों ने। जमुई आरजेडी के जंगल राज का कितना बड़ा भुक्तभोगी होता था। जमुई में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में एक बात खास रही कि इस बार उन्होंने लालू यादव के परिवारवाद पर निशाना नहीं साधा। दरअसल इसके पीछे रामविलास पासवान का परिवार है। जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान मौजूदा सांसद हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उनके जीजा अरुण भारती को जमुई से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि चिराग अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के गढ़ हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पीएम मोदी ने परिवारवाद पर विपक्ष को घेरने से बचने में ही भलाई समझी। बिहार के बाद पीएम मोदी का काफिला कूच बिहार पहुंचा। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार गुरुवार को लोकसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार अभियान का गवाह बना। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ने कूच बिहार में चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार के रास मेला में रैली की, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मात्र 25 किलोमीटर दूर माथाभांगा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंची। दोनों की रैलियों का वक्त भले ही अलग था, लेकिन अंदाज एक ही था।
दोनों ने ही रैलियों में एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने संदेश खाली मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचारों की पराकाष्ठा थी। बीजेपी ने तय किया है कि संदेश खाली के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहेंगे। तो वहीं ममता बनर्जी ने कूच बिहार से ऐलान कर दिया है कि वो सीएए और एनआरसी को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। इतना ही नहीं, ममता ने यहाँ तक कह दिया कि आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर नहीं। ওখানকার ছেলেমেয়েরা যাতে হিন্দিও পড়তে পারে, সাদ্রিও পড়তে পারে, বাংলাও পড়তে পারে, ইংরেজিও পড়তে পারে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য আমরাও চেষ্টা করব। मुझे लगता है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं और राजनीतिक खौफ से वो सकपकाई हुई हैं और इसके चलते उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला है और जो उनकी अपनी असलियत है, जिस तरह से वो सोचती हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है जिसका वो प्रयोग करती हैं, वो सामने आ रही है कि कितनी अशिष्ट तरीके से, अभद्र तरीके से उनकी सोच है और उनकी भाषा है। और सोचने वाली बात है, ये एक महिला मुख्यमंत्री की जबान है। दरअसल उत्तर बंगाल की 3 सीट कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हो रहा है। बीजेपी ने साल 2019 में सत्तारूढ़ टीएमसी से सभी 3 सीटें छीन ली थी। विजेताओं में से 2 कूच बिहार से निशिथ प्रामाणिक और अलीपुरद्वार से जॉन बारला केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटें हासिल की थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कम से कम 25 सीटें जीतने का टारगेट फिक्स किया है। अब कूच बिहार में चुनावी रैली कर पीएम मोदी ने उत्तर बंगाल की सभी 8 सीटों पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई के खैरा में सभा को करीब 28 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लालू के जंगलराज, भ्रष्टाचार और इंडी अलायंस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले आतंकी हमारे ऊपर हमला करके चले जाते थे, कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, आज का भारत घर में घुसकर मारता है। वहीं पश्चिम बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि यहां की टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देती है। मेडिकल कॉलेज स्थापित करना ही बीजेपी की पहचान है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी सरकार हमें पश्चिम बंगाल में ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड मात्रा में पैसा देने के बाद भी टीएमसी के कारण यहां समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पर नहीं करना। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। लोकतंत्र में कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल देव जुड़ चुके हैं। स्वागत है राहुल जी आपका। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार यादव जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता सागर कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण कुमार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने देश का नाम खराब किया है, राजद के लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं, राजद सरकार में युवतियों को सड़क पर से उठाकर ले जाया जाता था। आपकी टिप्पणी। रिशु जी, आज प्रधानमंत्री जी का पहले चुनावी जनसभा बिहार में था, जमुई में, और उनके पूरे भाषण में बौखलाहट, और वह स्वीकार कर चुके हैं कि इस बार बिहार में खाता खुलने वाला नहीं। स्वाभाविक है। और एक बड़ी बात आप इंट्रो में भी बताए, पहली बार वंशवाद और परिवारवाद पर बोलने के शर्माए प्रधानमंत्री। स्वाभाविक भी था। 40 सीटों में से 14 से 15 सीट जो एनडीए अपने प्रत्याशी को उतारे हैं,
उनमें सब वंशवाद से जुड़ा हुआ है, राजनीतिक घराने से जुड़ा हुआ है। आज जो प्रधानमंत्री जी गए थे जिनके क्षेत्र में चुनावी सभा करने, वह भी वंशवाद पार्टी के ही उम्मीदवार थे, चिराग पासवान जी के बहनोई। तो शर्म तो आना लाजमी है। और अब वो खुद महसूस कर रहे हैं कि हम जो बार बार गला फाड़ फाड़ के पूरे देश में बोलते हैं वंशवाद, परिवारवाद, नहीं, परिवारवाद का जड़ तो एनडीए में ही है। अब चलिए ठीक है, परिवारवाद को लेकर राहुल देव जी, मैं आऊंगी सर आपके पास, वापस से आऊंगी सर, दोबारा आपको मौका दूंगी। 1 घंटे की डिबेट है, क्यों चिंता कर रहे हैं, वापस आऊंगी आपके पास जी। रिशु जी दूसरी सभा में वो भ्रष्टाचार पर भी बोलने से शर्माएंगे, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी अब बीजेपी में ही है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी जो पहले आप लोगों की पार्टियों में थे वो आपकी पार्टियों को छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस पर जवाब दे दीजिए अरुण कुमार यादव जी। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि आज परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर नहीं आए, क्या कारण रहा? कारण यही था क्या कि जिस तरीके से चिराग पासवान के जीजा को भी उम्मीदवार बनाया गया है, अब पहले आप लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी में परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है, अब तो आप लोगों की पार्टी के भीतर भी परिवारवाद की राजनीति होने लगी है। राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मिल पा रही है सर। जी, सबसे बड़ी बात, कम से कम आरजेडी के लोग ये मानने को तो तैयार हो रहे हैं ना कि परिवारवाद हमारे दल में है। एक परिवार से 6 लोग, पहले पत्नी को उतारे, दोनों बेटा को, बड़ी बेटी को, और इस लोकसभा में एक और बेटी को। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगली विधानसभा 2025 में और भी बचे हुए परिवार के सदस्य को भी उतारा जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए। ये लोग बोलते हैं परिवारवाद पे मोदी जी हमला नहीं किए हैं, ये बात तो ये लोग मान रहे हैं ना। एक ही परिवार के अध्यक्ष, शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके यादव समाज के लोग बात करते हैं। ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को छोड़कर जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो अब छोड़कर जा चुके हैं, सब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार जी थे। आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नीतीश कुमार जी भी रेलवे मिनिस्टर रहे, एक भी भ्रष्टाचार निकल के बाहर नहीं आया। इन लोगों ने गरीब का जमीन दखल कर लिया, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। क्या बात करते हैं आपकी भ्रष्टाचारी लोग। यहाँ सारे घमंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं और एक मोदी जी को हराने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अभी सर बोल रहे थे कि इस बार भाजपा का खाता नहीं बिहार में खुलेगा। तो सर आप स्पष्ट रहिए कि पिछले बार भी हम लोग 39 पर थे और इस बार जो एक सीट रह गया था उस पे भी हम लोग 40 की 40 जीतकर 4 जून को 400 पार करके आपको दिखाएंगे सर। और आप लोग हम पे भरोसा करे ना करे, लेकिन जनता मोदी जी में भरोसा कर चुका है और ये 4 ठीक है सर, ये तो नतीजे ही बताएंगे ना। विश्वास अच्छा होता है हर किसी को अपने ऊपर, लेकिन कहते हैं ना कि आत्मविश्वास कई बार ले डूबता है, इसलिए बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जनता का मूड कब किस तरफ बदल जाए ये तो कोई कह नहीं सकता है। पर ये बताइए अरुण कुमार यादव जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, हम देश को सोलर युग में ले जा रहे हैं, लेकिन आरजेडी लालटेन युग में ले जा रहा है। मतलब सीधा सीधा आपकी पार्टी के सिंबल का आज मंच पर मजाक उड़ाया गया है। देखिए रिशु जी, प्रधानमंत्री जी को आज बताना था 2014 में जो हमने वादा किया उसमें कितना पूरा हुआ, फिर 2019 में जो हमने वादा किया देश की जनता और प्रदेश की जनता कितना पूरा किया, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। उन्होंने ही तो कहा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी हम देंगे, उन्होंने ही कहा था महंगाई कम करेंगे, उन्होंने ही कहा था विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खातों में देंगे, उन्होंने ही कहा था किसानों की आय 2 गुना करेंगे, उन्होंने ही कहा था बिहार को देश राज का दर्जा देंगे। क्या हुआ? आज उद्योग की बात कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शर्म ही नहीं आया। 3 साल से बिहार में एनडीए की सरकार, 10 साल से केंद्र में रिशु जी की फैक्ट्री नहीं खुल पाई है, एक रुई की फैक्ट्री नहीं खुल पाई है।
महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, इस तरीके से महिलाओं का चीरहरण हुआ मणिपुर में, महिला पहलवानों के साथ जो तो वो तो कह रहे हैं ना, बेरोजगारी तो इसलिए चरम पर है क्योंकि आप लोग जब सत्ता में होते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं, तो पहले जमीन कहते हैं कि जमीन दीजिए, आप अपनी जमीन दीजिए, उसके बाद आपको नौकरी देंगे। जो जिस मामले की जिक्र कर रहे थे, 3 बार उस मामले को सीबीआई ने बंद कर दिया गया। एक राजनीतिक सोची साजिश के तहत कुछ बोलने के लिए चाहिए ना, बंद कर दीजिए ना उस मामले में। लेकिन ये लोग वही लोग हैं, चंदा लो धंधा लो। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। और पूरे देश ने देखा, ऋषु जी पूरे देश ने देखा 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। फिर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति 2,70,000 करने का काम किया। आजादी के बाद पहली बार बिहार में और हमारे आदरणीय नेता का जो प्रण था, जाति आधारित गणना कराया गया। गणना करा के 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, मानदेय 2 गुना किया गया। 4 लाख शिक्षकों की तो है कि चलिए ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। कई और मेहमान भी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है सर, वापस से आऊंगी आपके पास। सागर कुमार जी, कई महीने बाद जब एक मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों पहले ही नजर आए थे, तो नीतीश ने कहा था कि हम गायब हो गए थे, अब इधर उधर नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। आज फिर वो उसी बात को कह रहे थे कि अब कहीं नहीं जाऊंगा। एक ही बात को कितनी बार वो कहेंगे? नीतीश, ये बताइए कि उनको स्वयं पर भरोसा नहीं है या सामने वाले को, जिसको आप पर भरोसा ना हो, आप बार बार क्योंकि उसी को विश्वास दिलाते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं? देखिए ऋतु जी, पहले तो आपने आज इस परिचर्चा में आमंत्रित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एपीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जहाँ तक बात है नीतीश कुमार जी के वक्तव्य की, तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड काफी पुराने मित्र रहे हैं, परम मित्र रहे हैं और सहयोगी भी एक दूसरे के रहे हैं। और कई वर्षों तक, लंबे वर्षों तक हम लोगों का आपस में गठबंधन रहा है और स्नेह और प्रेम बना रहा है। सर, मित्र तो आप आरजेडी के भी थे, मित्रता में तो वहाँ भी कोई कमी नहीं थे। आप तो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे तेजस्वी को। देखिए, कई बार राजनीतिक मतभेद नहीं होते, कई बार वैचारिक मतभेद होते हैं और वैचारिक मतभेद के कारण नीतीश कुमार जी बीच में कुछ समय के लिए जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हुई थी और भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों की मित्रता में थोड़ी खटास जरूर आई थी। लेकिन पुनः जो है, आज हम लोग एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं, आपस में हम लोग गठबंधन करके साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और तो लेकिन सर, ये कौन सी बात हुई कि पहले भतीजे पर इतना प्यार आ गया कि उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, अब भतीजे से ही नफरत होने लगी? नहीं, जिस तरीके से जो बिहार सरकार के द्वारा जिस तरीके से काम किया जा रहा था, जो विकास का काम बिहार में किया जा रहा था, उसको जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने अपने एजेंडे में उसको शामिल कर लिया, ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, भ्रष्टाचार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और इन्होंने जो बिहार में जो 15 सालों का जो जंगल राज था, उसकी याद ये दोबारा दिलाने का प्रयास करने लगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार से ऊपर जाकर के काम करना शुरू कर दिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इससे बेहद आहत थे और नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं। मैंने जो आपको कहा कि जिस तरीके से ये लोग याद दिला रहे थे 15 आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब इधर उधर जाने के लिए, भटकने के लिए जाने जाते हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो किधर चलें, इधर चला या उधर चला। नहीं, कोई किधर चला नहीं चला, आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता आज भी है और नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, विकास पुरुष हैं। और नीतीश कुमार जी ने जब भी रहे, चाहे आरजेडी के साथ रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो, नीतीश कुमार जी ने कभी व्यक्तिगत अपने हितों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने बिहार के जनता के लिए काम किया और बिहार सर्वोपरि रहे, बिहार विकास करे, इसके लिए ही उन्होंने कभी गठबंधन जोड़ा है या
गठबंधन से अलग हुए। उनका कोई निजी या व्यक्तिगत हित नीतीश कुमार जी का चाहे जनता दल यूनाइटेड का कभी नहीं रहा है। ये बिहार की जनता के हित के लिए हमारा गठबंधन हमेशा रहा है। और हमने कहा कि हम लोग आरजेडी के साथ में भी थे, लेकिन इन लोगों का जिस तरीके से जो रवैया था, जिस तरीके से इन लोग बिहार सरकार के काम को नहीं बना करके आरजेडी के एजेंडे को भुना रहे थे और भ्रष्टाचार कर रहे थे। शिक्षक की बहाली में जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, बिहार की एक एक जनता इनके बारे में जान गई। और जिस तरीके से जंगल राज की इन्होंने याद दिलाई, ऐसे में बिहार सरकार को आरजेडी के साथ गठबंधन करके चला पाना माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए संभव नहीं था। और हम लोगों ने कई सालों तक एनडीए के साथ हम लोग रहे हैं, सरकार भी हम लोगों ने चलाई है और हम लोग आज फिर उनके साथ आए हैं और आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। चलिए, सब अच्छा ही होना चाहिए और यही उम्मीद सभी पार्टियां भी करती हैं। लेकिन ये बताइए राहुल देव जी, आज लालटेन को लेकर आप लोग मंच पर मजाक उड़ा रहे हैं। कल हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सिंबल झाड़ू को लेकर भी आप मजाक उड़ाते हुए नजर आए। सर, पार्टी के नेताओं से नाराजगी समझ में आती है, लेकिन सिंबल का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। देखिए मैडम, हम लोग किसी भी दल का अपमान नहीं करते हैं, सभी लोगों को सम्मान हम लोग करते हैं। और पहली बात कि जनता के दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। पहले का 2014 का भारत और आज 2014 के बाद का भारत बहुत अंतर है मैडम, स्पष्ट दिख रहा है आपको। बच्चा बच्चा बताएगा 2014 के पहले का भारत और अभी का भारत में बहुत फर्क आया है। जब ये बात आप उनसे जाके पूछिए, यहाँ रहने वाले लोग नहीं बता पाएंगे। ये बात आप उनसे पूछिए ना, जो भारतीय मूल के हैं और बाहर विदेशों में जाके रह रहे हैं ना, भारत होने पे, भारतीय होने पे गर्व महसूस करते हैं। जब यूक्रेन युद्ध में, रसिया यूक्रेन युद्ध में जब तिरंगा झंडा का यूज करके जब पाकिस्तानी बच्चे भी निकल रहे थे, तो ये कितनी गर्व की बात है। तो भारत आज मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, यह आंख दिखाने वाला भारत है। भारत को एक आशा का किरण की नजर से पूरा विश्व देख रहा है। भारत अब बदल चुका है। और इतना जान लीजिए कि मोदी जी जो बोले हैं कि अभी 5वीं अर्थव्यवस्था पे है और 3रे नंबर पे लाएंगे, ये गारंटी है और इस चीज को भी हम लोग पूरा करेंगे। भाजपा में ऐसा कोई ये नहीं है परिवारवाद पे, जैसा आप लोग जो बता रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि मोदी जी ने आज परिवारवाद पे क्यों नहीं बोला। अभी विकास की बात हो रही है, ये लोग आरजेडी वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग खाता नहीं खुलने देंगे, 40 का 40 हम लोग लेंगे। ये समय बताएगा। मोदी जी का गारंटी है। अमेरिका की जितनी आबादी है, चलिए ठीक है, मोदी की गारंटी को लेकर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिहार को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल भी पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी आज जनसभा को संबोधित किया। सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। सुमित जी, ममता कह रही हैं कि जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं पर बीजेपी पर नहीं कर सकते। सर, इतनी क्या नफरत हो गई बीजेपी से? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज बंगाल पहुंचे, उससे पहले बिहार गए। ये पता नहीं इनकी मानसिकता में कौन सी ऐसी बात हो गई, 10 साल के कार्यकाल गिनाने की जगह विपक्ष को कोसने का काम करती। मुझे बताइए 10 साल में उन्होंने कौन सा विकास करा? सर आएंगे, विकास के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन मैंने अभी जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उस पर आप बताइए पहले। मैं अपना उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि बिल्कुल सही कहा है कि आप एक तरफ आप जहरीले सांप वाली जो बात कही है, बिल्कुल सही चाहिए, सही कही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप मुझे बताइए आज देश की हालत क्या बना रखी इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने क्या बना रखी। एक पीएम को उठा करके आप जिस तरीके से जेल के अंदर डालने का काम कर रहे हैं, विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं, किसी को राजनीति करने नहीं देते हैं, तो इस तरीके से होगा। विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं, केवल हमारी सत्ता रहे, विकास के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। चलो ठीक है, समझ सकते हैं, आपकी तो मजबूरी है। ममता बनर्जी जो भी कहें तो आपको हाँ में हाँ ही मिलाना पड़ेगा। वो कहें कि दिन नहीं रात है तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ रात ही है, लेकिन बाकी लोगों की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। राहुल देव जी, आपने भी सुना होगा ममता बनर्जी ने कहा कि जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं कर सकते। और सुमित मेहरोत्रा जी भी इसी बात को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है उसमें कोई गलत नहीं है, सही कहा है एकदम। देखिए मैडम, ये घमंडिया गठबंधन के लोग जो हैं, ये भाषा की अभद्रता इन लोगों का एकदम श्रृंगार है। या लालू जी हो, या केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, ये सभी लोग अभद्र भाषा का उपयोग करते ही हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पे इतना जान लीजिए कि जनता मोदी जी को ही इस बार
लाएगा और काम पे लाएगा। हम लोग बिना मतलब का बात मोदी जी का जो गारंटी दे रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। और ये बौखलाहट है इन लोगों का, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। ये लोग इंडी गठबंधन जो बनाए थे पूरा बिखर गया, कोई साथ में रहा नहीं। नहीं सर, कोई आप लोग के साथ नहीं रहा। जनता जवाब देगा आपको, निश्चिंत रहिए। ये बौखलाहट है, बिहार के पहले का बौखलाहट निकला है। अभद्र भाषा का अगर आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं तो बिहार के पहले का बौखलाहट है। 400 के पार कर रहे हैं हम लोग, 4 जून को। आप लोग कहीं बैठने लायक नहीं रहिएगा सर, चिंता मत कीजिए। अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, 400 के पार कर रहे हैं हम लोग 4 जून आप लोगों ने बेचने का काम करा है देश को, देश की अर्थव्यवस्था खराब करने का काम करा है 10 साल में। नहीं, आप लोग अभद्र भाषा की टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल देव जी, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द 3रे नंबर पर आ जाएगी। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का आपने काम किया है। मैं इस पर आपका राहुल जी आवाज मिल पा रही है आपको? अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर जो सवाल उठा रहे थे सुमित मेहरोत्रा जी, जरा उस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। सर पहले अर्थव्यवस्था पहले समझिए। अभी 5वें नंबर पे है भारत का। मोदी जी ने बोला है कि मेरे 3रे कार्यकाल में 3रे नंबर पे भारत का अर्थव्यवस्था आएगा। ये मोदी जी की गारंटी है और इसको स्पष्ट तौर पे पूरा किया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत रहिए। और इस चीज को जनता समझ चुका है, आप लोगों को समझाने का हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पार्टी के हैं, जो आपके नेता बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन मोदी जी, हमारे पार्टी में एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है सर। आप परिवारवाद पे बात करते हैं ना, तो एक कार्यकर्ता को कब उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता और ये लोकतंत्र की सुंदरता है। आप निश्चिंत रहिए, इस बात को जनता जानती है। आप लोग मंदिर पे टिप्पणी कीजिएगा, ये अस्पताल बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं आरजेडी के नेताओं, रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं। आप जान लीजिए कि जिस तरीके का आप लोग का नेचर है, जनता आपको जवाब देगा। एक सीट पे आप बिहार में नहीं आने जा रहे हैं। 40 के 40 पे हम लोग रहेंगे। आरजेडी का खाता सर नहीं खुलेगा, आप सुन लीजिए। और बंगाल में भी यही हाल होने वाला है इस बार। और पूरे देश का हाल बता दे रहे कि इस बार 400 के पार करेंगे। और अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, 3रे नंबर पे आएंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। ठीक है, ये तो हुई मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा और बीजेपी लगातार इसका प्रचार भी कर रही है। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, ममता दीदी की क्या कुछ गारंटियां हैं? किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े वादे किए थे माननीय मोदी जी के। जब जाते हैं तो कहते हैं कि टीएमसी ने कोई काम नहीं कर रहा है। इससे पहले जब 2014 से बात भी करनी गए थे, तो 19 से पहले उन्होंने कहा कि टीएमसी ही पार्टी यहाँ पे गड्ढे भरने का काम कर रही है। और आज भी कहते हैं टीएमसी ने काम नहीं किया, आप हमें लेकर के आइए। बिल्कुल, आप आएंगे, दंगा कराएंगे। जिस स्टेट में जाते हैं ये दंगा कराने का काम करते हैं, वहां की सरकारों को तोड़ने का काम करते हैं। 10 साल में विकास के ऊपर बात नहीं करेंगे। मुझे बताइए, देश में 10 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक रैली में किसी भी मंच से ये कहा हो कि हमने 10 साल में इतने एम्स खोले, IIT खोले, कोई विकास की बात करी है? केवल विपक्ष सोचने का काम कर रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विकास को लेकर वो बात नहीं करते हैं। ठीक है सुमित जी, आप कह रहे हैं विकास को लेकर बात नहीं करते हैं। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ सर, आप ही से सवाल कर रही हूँ। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने देती। मेडिकल कॉलेज स्थापित करना ही बीजेपी की पहचान है। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन टीएमसी सरकार हमें पश्चिम बंगाल में ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। पश्चिम बंगाल को रिकॉर्ड मात्रा में पैसा देने के बाद भी टीएमसी के कारण यहाँ समय पर परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाई। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरी नहीं है सर, ये प्रधानमंत्री जी की है, उन्होंने कहा है, मेरी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ दोहरा रही हूँ। मोदी जी ने खुद कहा है वो तो प्रचार करने में माहिर है हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री। मुझे आप बताइए, 10 साल हो गए जहाँ इसकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे कितने एम्स खोल दिए, कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, पता है?
बताइए 10 साल में क्या विकास करा? हाँ, इन्होंने देश को 10 सालों तोड़ने में का, मोदी जी ने देश जो में किया जहाँ है वो उत्तर मंच प्रदेश में से इनकी गवर्नमेंट लोगों है, को आप मुझे जनता के बताइए बीच में कितना रखते काम करा? हैं बिहार में कितने और आप मोदी है? लोग मंच से अभद्र दरभंगा टिप्पणी के करते हैं। अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री मंच जी से ने अपने द्वारा दरभंगा किए में गए कहा कार्यों कि का हमने यहाँ पे बखान ये करते खोल हैं दिया है, और वहाँ पे आगे के मीडिया लिए भी जाती है और 2045 तक हम कहती लोगों का है, विजन है भारतीय जनता मीडिया पार्टी जब जाती है का। देखती है कि आपके भैया पास कहाँ क्या है, है? तो वहाँ पे ये बताइए फील्ड ना। नजर आती है, केवल जंगल जातना नजर आता है, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। विदेशी प्रधानमंत्री ने मंच से खड़े होकर के कहा कि दरभंगा में हमने एक खोल दिया। कौन सा एक खोला था बताइए? राहुल ठीक है, जवाब दे दीजिए राहुल जी, जवाब दे दीजिए जल्दी से इस पे। बताइए, झूठ प्रचार करने का नंबर 1 है। 10 साल में मोदी ठीक है, जवाब तो ले मेरी लीजिए, बात सुन सुनेंगे लीजिए नहीं तो सर, कैसे जवाब सुन मिलेगा? लीजिए, सुन जी लीजिए पहले। 10 सालों में मोदी जी ने जो काम किया है वो अपने मंचों से बोल के जनता के बीच में रखते कि 10 साल में जो किए हैं वो 45 मिनट तक भाषण देते हैं, जबकि हर जगह जाना है फिर भी बात खत्म नहीं होती है। ये विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आप लोग जब मंच पे जाते हैं तो अभद्र टिप्पणी करते हैं। आप लोग को कटाक्ष करने से छुट्टी नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक बात बताइए राहुल जी, आप लोग इतने मुद्दों पर भाषण लेते हैं, एक सेकंड सर, चुनाव के समय आप जिस तरह से संदेश खाली के विषय को बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं, इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि कभी मणिपुर पर भी कुछ बोल दीजिए, काशी में छात्रा के साथ जो अन्याय हुआ उस पर भी कुछ बोल दीजिए, उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा जरा उसकी भी कोई तिथि बता दीजिए, उस पर तो आप नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, इन लोगों के पास यही एक मुद्दा बचा हुआ है। तो मुद्दा तो उठाएंगे ना सर, विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा। बिल्कुल नहीं। अरे सर, आप अपनी उपलब्धियों का बखान करें, वो मुद्दे भी ना उठाएं, ये कौन सी बात हुई भला? इनके लिए 2045 तक जैसे हम लोग के पास विजन है भारत के लिए, इनके पास क्या है? वो लोग पूछ रहे हैं ना, अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा सर, कितना समय और लगेगा? मैडम देखिए, गृह मंत्री जी वहाँ के नेता है ना, इंसाफ कैसे मिलेगा? अभी वो दूसरी पार्टी का नेता होता तो ये इंसाफ मिला। ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिला। अपराध बहुत कम हुआ है, अपराध का जो रेशियो है बहुत घट गया है। विकास के लिए लोगों के पास क्या मुद्दा है? 2045 तक भारत के लिए मुद्दा रखे हुए मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे तो जनता के सामने रखिए ना, क्या विकास की बात करी? जनता के सामने ही हम लोग रख रहे हैं। चलिए, आप तो जवाब नहीं देंगे। सागर कुमार जी, आप भी अब बीजेपी के साथी हैं, कम से कम आप ही जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। सागर जी, आप जवाब दे दीजिए। सवाल नहीं मिल पा रहा, मुझे आवाज आ रही है? इतनी देर से आप सुन पा रहे थे डिबेट, आप सुन भी रहे हैं इतनी देर से या नहीं सर? हेलो, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या बोलेंगे सागर जी, क्या बोलेंगे? इनके नेता मोदी संतूराम हैं बीजेपी की गोद में। सर, इंडी गठबंधन के जो साथी हैं वो सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि संदेश खाली के मुद्दे को तो लगातार आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन अंकिता भंडारी को कब इंसाफ मिलेगा? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई उस पर आप लोग कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? निवेदन है आपसे, निवेदन है, एक निवेदन है, इंडिया गठबंधन कहती है, इंडी गठबंधन जी ठीक है, निवेदन है, इंडिया का नाम मत निकालिए प्लीज, आप सभी चैनल के लोगों से मेरा निवेदन है। ठीक है, जवाब दे दीजिए सागर जी। देखिए, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे ऐसी कहावत है और लगभग सभी प्रदेश में, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, मैं नहीं कहता कि कहीं घटनाएं नहीं होती हैं, हर जगह घटनाएं होती हैं और उसको पुलिस और वहाँ की एजेंसीज उसको देखती हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम न्यायालय में किया जाता है। अब जब ये लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में INDA गठबंधन को 150 से भी ऊपर सीटें जाती हुई जब नहीं नजर आ रही हैं, तो ये लोग अब बौखला गए हैं और ये बिना वजह। लेकिन सर, एक चीज ये भी बता दीजिए ना कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वहां पर आप लोग मौन हो जाते हैं, अगर किसी दूसरे राज्य में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो वहां आप लोग शोर मचाते हैं, ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? देखिए ऋतु जी, जिस किसी के साथ भी अन्याय होता हो उसके लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। तो सर जवाब दीजिए ना, अंकिता भंडारी के मामले पर जवाब दे दीजिए, मणिपुर के मामले पर आप जवाब दे दीजिए, संदेश खाली के मुद्दे को आप मंच से उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप महिलाओं के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या महिलाओं को भी राज्य के हिसाबों से आप बांटेंगे? जिनके साथ भी अन्याय हुआ है वो महिला हो, पुरुष हो, बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो,
भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के हो या INDIA के साथी जहाँ है उनके राज्य के हो, कहीं भी हो, किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम लोग उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा पक्षधर हैं और हम लोग के लिए न्याय की उम्मीद हमेशा करते हैं। रह गई बात कि किसी स्पेसिफिक मुद्दे को उठाने की बात, तो मैंने पहले ही कहा कि अब इनको हार अपनी नजर आ रही है और हार स्वीकार करने इनको चाहिए, तो इन हार ने स्वीकार करके अब तरह तरह का लोग इशू उठा रहे हैं और बिहार की और पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ओर देख रही है और आने वाले दिनों में इन्हें पता चल जाएगा कि ये कितने सत्य हैं और हम लोग कितने सत्य हैं। लेकिन ये लोग तो रामलीला मैदान में जिस तरीके से इतनी बड़ी रैली हुई और विपक्ष के सारे सहयोगी एकजुट नजर आए, ऐसे में इनके तो हौसले और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोग से डर रहे हैं? आज की जो रैली जमुई में हुई है उससे ज्यादा भीड़ था जमुई में। दिल्ली भी चर्चा करिए। आपने दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली नहीं देखी क्या, या विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन आपने नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने देखा है और आपने एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी आपने देखा होगा, आप उसमें अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोगों ने तो देखा है कि कितनी भीड़ हुई थी, किसमें कितनी भीड़ हुई थी, हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, सुमित जी कह रहे हैं कि आप लोग कितने भी जोर लगा लीजिए, सब दल मिलकर इकट्ठा हो जाइए, लेकिन जीत तो इस बार बीजेपी की ही होनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और 400 पार का जो नारा दिया है बीजेपी ने, वो इस बार पूरा होकर रहेगा। लेकिन यही कमांड है। अभी आपने इनसे पूछा उत्तराखंड का, अंकिता भंडारी का, मणिपुर के ऊपर, इसको जवाब नहीं दे पाए। अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला, उनके परिवार के लोग सर भटक रहे हैं न्याय के लिए। इनकी ही गवर्नमेंट है, भाजपा की गवर्नमेंट है, क्यों नहीं न्याय मिलेगा महिलाओं को? भाई महिला है, महिला के दर्द कौन सुनेगा? देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय है केवल वो बंगाल पहुंच जाते संदेश खाली का मुद्दा देखने के लिए। अरे भाई, उसके पड़ोस में मणिपुर भी है, मणिपुर पे ऊपर भी चले जाइए, वहां से 10 मिनट के लिए चले जाइए, वहां की भी जनता आपको बुला रही है, कम से कम आ जाइए। और मणिपुर में अभी तक चुनाव हो रहे हैं, वहां पे देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया ना हम वहाँ पे रैली करेंगे, ना अपना कैंडिडेट उतारेंगे। क्यों? इन्हें मालूम है अगर हम वहाँ पे कोई कैंडिडेट देते हैं तो सकते तो वहाँ पे हमारा ही हार है। जनता इस बार बिल्कुल मन बना चुकी है कि 10 सालों में कोई विकास की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं, इसलिए इस बार से ढिलाई करने का समय आ चुका है। पर जो लोग भूल गए हैं, 400 पार का नारा आप लोग देते हो, इनके नेता कहते हैं 370। पहले तो ये लोग आपस में डिसाइड करें कि हमें 370 के ऊपर बात रखनी है, 400 पार के ऊपर बात रखनी है। ये 370 का मुद्दा भी वहाँ जम्मू कश्मीर का ही है। त्रिशु जी 370 कहते हैं, 400 पार कहते हैं। गफलत में ये लोग हैं। और पलटू राम जी देखिए आज इधर है, हो सकता है चुनाव के बाद वो दूसरी तरफ भाग जाए सरकार के लिए, ये भी होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी की भविष्यवाणी बहुत ही सही बैठी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी में चले जाएंगे, बहुत सही थी। और इस बार उनका खाता भी नहीं खुल रहा है बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का, ये आलम बना रखा है। जब आपके पीछे प्रशांत किशोर जी जो है दोनों जानते, कोई मेरे को बताने का नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है, कि कितने एक्सपर्ट हैं। सरकारी नौकरी 2 बार सरकार प्रधानमंत्री की बनाई, बंगाल में बनाई, आपके दिल्ली की सरकार में कई सरकार के लिए वो काम कर चुके हैं। तो जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी है, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कुछ पता नहीं है, वो पलटू राम है, कभी भी किधर भी चले जाते हैं। लेकिन पार्टियों को भी तो समझना पड़ेगा ना कि हर बार उनको स्वीकार कर लें, तो ये तो पार्टियों की भी गलती कहीं ना कहीं है कि अपने गठबंधन में उनको शामिल कर लें। इस पर एक टिप्पणी में ले लूं अरुण कुमार यादव जी से भी। अरुण जी। जी रिशु जी, सुमित जी को अभी आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पलटू राम हैं और अभी वो बीजेपी के साथ है, लेकिन उनका पता नहीं कि कल को फिर किस दल में किसके साथ वो शामिल हो जाएं। अगर आने वाले समय में ऐसा होता है कि वो फिर से उनका प्रेम जाग जाता है आरजेडी के लिए, तो क्या आप उनको स्वीकार कर पाएंगे? देखिए रिशु जी, सवाल कहाँ और उनका ऐसे भी अस्तित्व बचा कहाँ? जदयू तो 2024 तक ही समाप्त हो जाना है। यह चीज जदयू भी समझती है और नीतीश कुमार जी भी समझते हैं। और जो बात सुमित जी कह रहे हैं वह बात हम दोहराना नहीं चाहेंगे, चूंकि बिहार ही नहीं बल्कि देश का बच्चा बच्चा जान चुका है नीतीश जी का क्या सिद्धांत है, क्या नीति है।
इसलिए उस पर अब कहीं कोई चर्चा नहीं करती। चलिए और ठीक है आप उन पर चर्चा नहीं करना चाह रहे, लेकिन सर एक चीज और बताइए सर, नीतीश तो गए सो गए, लेकिन जो बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आए और वो भी अपनी पूरी पार्टी के साथ, आपने तो उनके साथ ही खेला कर दिया। बीमा भारती को पूर्णिया सीट से उतार दिया। अब देखिए पप्पू यादव ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उनको फाइनली निर्दलीय पर्चा दाखिल करना पड़ा है। यह सवाल तो ऋषु जी कांग्रेस को पूछिएगा ना। नहीं तो साथी तो आप भी है ना सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो खाटी कांग्रेसी थे नहीं, न ही खाटी राजद रहे। 4 दिन पहले वो कांग्रेस ज्वाइन किए और कब क्या करेंगे और उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में हमें बोलकर अपने जुबान को गंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो बड़े अरमानों के साथ थे सर, आपने तो पानी ही फेर दिया। नहीं अरमान क्या, व्यक्ति बड़ा या पार्टी या देश, यहाँ देश का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान खतरे में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, उन सवालों पर जनता गोलबंद है और आप जनता के विपरीत जा रहे हैं। इसका मतलब आपको देश से, देश की जनता से प्यार नहीं है। चुनाव ही महत्वपूर्ण है, बनना ही महत्वपूर्ण है, MP MLA ही बनना है। इसी कारण तो आज तक आप का यह हस्र है, लगातार हर चुनाव लड़ते हैं, जनता रिजेक्ट करता है। भले मीडिया में आपके नाम पर मैं एक बार इस पर टिप्पणी सागर कुमार जी से भी ले लेती हूँ। सागर जी, पप्पू यादव बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन उनके साथ जो हुआ उस पर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, पप्पू यादव के साथ में विशुद्ध रूप से इन लोगों ने राजनीति की और पप्पू यादव हमेशा से लालू यादव के लिए बहुत ही, लालू जी के उनको आदर्श अपना वो मानते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में भी उनकी पत्नी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई रही हैं और उनके साथ भी उनका जुड़ाव रहा है। लेकिन दोनों ने उन्हें न घर का छोड़ा न घाट का छोड़ा, जो हम लोग कहते हैं वही हाल पप्पू यादव का हो गया। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पूर्णिया में जीत जनता दल यूनाइटेड की ही होगी, चाहे पप्पू यादव जी वहाँ से चुनाव लड़े, चाहे बीमा भारती जी वहाँ से चुनाव लड़े, या जितना भी दमखम INDIA के लोग लगा ले, वहाँ पूर्णिया में संतोष कुमार कुशवाहा जो जदयू के प्रत्याशी हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। ठीक है। अरुण कुमार यादव जी, आपने तो बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतार दिया है, अब पप्पू यादव भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रभावित तो होंगी आप ही की वोट्स। कोई लड़ाई नहीं है, बिहार में 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। 19 में जिस तरीके से इन लोगों ने ठगने का काम किया, जनता को छलने का काम किया, भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे और जुमलाबाजी इस बार नहीं चलना है। इसलिए तेजस्वी में है बिहार, कर तो पता चल जाएगा। और जहाँ तक ठगने की बात है, चीटिंग करने की बात है, किस तरीके से पारस जी को उनकी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। 5 साल 5 MP का सहयोग लिया, बेचारे को एक सीट नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा को तक नहीं गया। आपने देखा होगा इनके किसी में दिल्ली में उपेंद्र जी नहीं थे, एक सीट छोड़ दिया उनके लिए। ये लोग मजबूरी में छटपटा कर रह गए। किस तरह का बर्ताव किया, झोपड़ी को आग लगाने का काम किया LJP का। दोनों चाचा भतीजा में इन लोगों ने लड़ाने का काम किया। एक MLA था चिराग जी का, वो भी नीतीश ने तोड़कर अपने पाले में कर लिया। तो ये इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा उजागर है और अपने सहयोगियों के साथ किस तरह का बर्ताव कर। चलिए ठीक है सर, मैं वापस से आपके पास आऊंगी और आज हम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, एक चुनावी सभा में ममता बनर्जी आज कह रही थी कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के पैकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। उन्होंने कहा कि मैं भूखी रहकर मरना पसंद करूंगी, मगर मोदी की तस्वीर वाले राशन को नहीं खाऊंगी। सर, चुनाव का समय है, हो सकता है जगह जगह जहां पर प्रधानमंत्री रैली कर रहे हो वहां से ममता बनर्जी को भी गुजरना पड़े। क्या रास्ता मोड़ लेंगी कि प्रधानमंत्री आए हैं तो उधर मैं नहीं जाऊंगी? देखिए, उन्होंने क्या गलत कहा है
कि जिस राशन के ऊपर प्रधानमंत्री की फोटो चिपकी हुई है, ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए ना कि आप जिस समय राशन के माननीय मोदी जी की फोटो है उसको बैन करिए ना, क्यों नहीं करते हैं? ये लाभ लेने का है। मोदी ये नहीं कहा कि मैं जिस रास्ते में फोटो लगी होगी, तो चुनाव आयोग देख रहा है ना, जिस रास्ते में फोटो लगी होगी फोटो हटा दी गई होगी। ये थोड़ा ना रास्ता बदलने की, रास्ता क्यों बदलने की? शेरनी है, शेरनी है बंगाल की शेरनी, वो रास्ता बदलती नहीं है, लोग बदलती है रास्ता। तो देखना है अब चुनावों के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लुभाने वादे करे हैं बंगाल के लिए, बिहार के लिए, अरे बिहार में भी तो आपकी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी गवर्नमेंट है, लुभाने वादे आप लोग करती है, पर देश के इसके काम क्यों नहीं करते हैं? 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं पर मिलती नहीं है। आज प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं आप हर एक चीज में, जो 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट ने जो चीजें बनाई थी, आज जो प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, युवा परेशान है, बेरोजगार होते चले, इसकी ओर नहीं देखेंगे। क्या किया? अगर इनसे आप मांगेंगे कि साहब युवाओं के लिए रोजगार, तो कहते हैं हमने आपको राम मंदिर दिया तो है, आप जाके आधा घंटा बजाए भगवान से मांग लीजिए, इसमें क्या गलत है? और रही अग्नि, ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ इस पर जनाब। अग्निवीर के ऊपर क्या हो रहा है? अगर अग्निवीर के ऊपर भी आरती वालों का ये उनके संबंध छलावा करा गया है देश के प्रधानमंत्री ने, ये तो हालात पैदा कर रखे हैं लोगों ने, केवल लड़ाई लड़ो, डेवलपमेंट का रूल लाओ और कुछ नहीं है। 10 साल का विकास बता देना राहुल जी। ठीक है, ठीक है राहुल जी, सुमित जी कह रहे हैं कि चुनाव का समय है, ऐसे में अभी भी क्यों मोदी की फोटो लगी तस्वीरें जो हैं वो लोगों के घर घर पहुंच रही हैं? राशन का जो पैकेट दिया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगी हुई है? जी, मोदी जी ने पहले तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका एक सम्मान है। अगर उनका फोटो लगा हुआ आप अगर धारण नहीं करते हैं, अगर उन जिस रास्ते से जा रहे हैं आप उस रास्ते में नहीं जाइएगा, तो ये तो निजी हमला है, तो बौखलाहट है भाई, व्याकुलता है। कोई बात नहीं, जनता स्वीकार किए हुए है, जनता के दिलों में मोदी जी बसते हैं। तो जनता के दिलों में तो ममता दीदी भी बसती हैं ना, बसती हैं तभी तो मुख्यमंत्री है ना सर। तो मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री भी हो सकती है आने वाले समय में, ये कैसे कह सकते हैं आपकी नहीं हो सकती हैं? नहीं, खुले है ना सर, रास्ता बदल रहे वो रास्ता तो मोदी जी ने कभी किसी देखिए वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष को घमंडिया कहते हैं, लेकिन घमंड तो आप लोगों के भीतर आ रहा है। नहीं, घमंड भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। एनडीए की सरकार में अभी इन्होंने एक सवाल किया था नीतीश कुमार जी के बारे में कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। देखिए, राजनीतिक मतभेद की वजह से नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी महागठबंधन में गए थे, उनका विचारधारा नहीं बदला था, लेकिन उनके महागठबंधन में जाते ही लोग निजी भोग विलास में लग जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। उनका विचारधारा तो हम लोग के साथ मैच करता है, तो बिहार के जनता के हित में हम लोगों के साथ फिर पुनः वापस आ गए। यही काम हम लोग मिलजुल के 2005 से जंगल राज से मुक्त कराए। नीतीश कुमार जी का बहुत योगदान रहा, विकास पुरुष है। प्रधानमंत्री ने पलटू राम जी को अशब्द बोला था। नहीं, सर मेरी बात सुनिए, पलटू राम जी का ये नारा लालू जी दिए हैं, हम लोग नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया है। आप जानकारी रखिए सर, पलटू राम का नारा सबसे सर्वप्रथम लालू जी ने बोला। समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।